Hello, what's up, students, and welcome to Luminar Academy. And today, students, I'll be teaching you class 10, chapter number 1, chemical reaction and equation का part number 2, क्योंकि part 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इन सारे वीडियोस को एक साथ क्लब कर दूंगा ताकि आपके लिए एक सिंपल एक वीडियो बन जाएगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आप पूरा वीडियो को एक ही बार में, चैप्टर को पूरा एक ही बार में समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने लास्ट जो इक्वेशन करी थी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करी थी। अभी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों की, जैसे कोई रिएक्टेंट लिया हमने, ठीक है, फॉर एग्जांपल FeSO4 हमने वो रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट को अगर हमने हीट किया या हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई या हमने सनलाइट के अंदर रखा, सो दैट बेसिकली हमको कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो बन जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट में। ठीक है, बट इसके लिए हमको वी नीड टू गिव द एक्सटर्नल एनर्जी एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो द reaction in which the single substance or single reactant breakdowns and decompose into 2 or more substances. Decomposition reaction can be of 3 types. Okay, so this is also known as thermal decomposition. Okay, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हम हीटिंग करते हैं इसमें, विच इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग। तो अभी देखो हमने FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो ये फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन बच्चों आपको ऐसे कैसे याद करनी है, और जनरली क्या होता है ये इसको बैलेंसिंग फॉर्म में ही लिखते हैं अपन। और मैंने आपको बताया था फिजिकल स्टेट यहाँ पर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट यहाँ पर ये गैस बन गई दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। और ये एक्टिविटी 1.5 में से इक्वेशन बनाई हुई है, तो मैंने बुक के अंदर जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो सारी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इसके अंदर सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए वो मैंने इंक्लूड किए हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी डेफिनेशन है वो इंक्लूड करिए, रिएक्शंस इंक्लूड करिए, एंड इवन मैंने इसको जो आपकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में करी है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, और पूरा वीडियो एक साथ जब कोलैब करके मैं आपको अपलोड करूंगा वो वीडियो बहुत ध्यान से देखें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जल्दी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है CaSO4 CaCO3। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने इसको यूज करा था। जैसे अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन CaCO3 ये हमने बनाया था एक्चुअली। ये देखो हमने ये CaCO3 बनाया था, कैसे हमने इसको बनाया था, CaOH होल्ड वाइज को जब हम CO2 से रिएक्ट कराएंगे तब CaCO3 बनेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में और CO2 में। तो देखो बच्चों ये क्या करा मैंने, इसको डिकम्पोज कर दिया, राइट। और क्यों, कैसे हुआ डिकम्पोजिशन, थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसको हीट किया मैंने, राइट। नेक्स्ट अब अपन इसी में चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब वैसे ही एक और इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये एक्टिविटी 1.6 जो है बच्चों बोर्ड में कम से कम ये 5 से 6 बार पूछी गई है, तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि हर बार ये रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये रिएक्शन इसलिए पूछते हैं बेसिकली क्योंकि देखो जब PbNO3 है, ठीक है, इसको जब अपन डिकम्पोज करेंगे, मतलब इसको हीट करेंगे, तो एक तो लीड ऑक्साइड बनेगा, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन फ्यूम्स है। तो इसके ऊपर ब्राउन फ्यूम्स के ऊपर ये क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बोर्ड के क्वेश्चन में ये बार बार आया हुआ है बच्चों, इसको लिख लो, याद कर लो, 10th वाले क्लास 10th में जो भी है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको बहुत काम आने वाली है। और आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये अगर चैप्टर आ रहा है तो ये इक्वेशन जरूर पूछेंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर ये इक्वेशन नहीं आई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछी गई इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको तो रट लेना है अपने को, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ कभी रटो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अगर नहीं भी याद हो रही तो इसको रट ही लो एक बार, क्योंकि ये तो इक्वेशन आएगी। इसको बैलेंसिंग में पूछ सकते हैं, इसको इक्वेशन में क्वेश्चन बना के किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बच्चों क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जैसे हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होता है, H2 और O2 में ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों हमने आज 3 चीज पढ़ी। एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है, ठीक है, और वो 3 तरह कौन कौन से थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक में क्या होता है,
अभी हम कर लेते हैं फोटोलाइटिक। अभी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम सन की जो रेज होती है उसमें फोटॉन्स होते हैं, उनकी मदद से हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब हीटिंग ही प्रोसेस है एक तरह से, बट इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अलग से नाम दिया क्योंकि सनलाइट को यूज कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम क्योंकि गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द सनलाइट देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, राइट। तो क्लोराइड एक्चुअली क्लोराइड अलग नहीं होगा, ये गैस तो इवोपरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, तो गैस इवोपरेट हो जाती है, राइट। ऐसे ही आपको सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को आप सनलाइट के बीच में रखोगे तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, ये एजी है, एजी अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, और ब्रोमाइन जो गैस है, ब्रोमीन गैस, वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया हुआ है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है, ठीक है। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं, विच टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, या विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें भी स्पेसिफिकली पूछे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ये जो अभी जितने भी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी है ये सारी एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि हमको इसको इन रिएक्शंस को करने से पहले हमको इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो द रिएक्शन इन विच वी रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिनको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है बच्चों, तो इसमें समझना बहुत आसान है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। और एक्सोथर्मिक मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसमें हीट रिलीज होती है। जैसे अपन ने वो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मैंने साइंस एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, अगर आप वो देखोगे तो उसमें कैसे हीट रिलीज हो रही है, मैंने टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के आपको बताया भी है, तो वो आप देखिएगा वीडियो, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये सारे मैंने क्लब अप करके यहाँ पर रख दिया है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया बच्चों, तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आपको ये करना है कि इन सबके सॉल्यूशन, एक एक को आंसर को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को लिखना है, ठीक है। और अगर आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पर तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये अगर आपने कर लिया और अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो बेस्ट होगा, मतलब इससे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने टॉपिक वाइज, रिएक्शन वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। या इससे पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन डिकॉम्बिनेशन दोनों के क्वेश्चन हो, तो दोनों मिला के मैंने यहाँ पर सबके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करना अपने कमेंट्स के अंदर यूट्यूब के अंदर, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, राइट। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ताकतवर इंसान है, वो किसी कम ताकतवर इंसान को हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मोर पावरफुल पर्सन विल डेफिनेटली डिस्प्लेस द लेस पावरफुल पर्सन, ओके। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जो मोर पावरफुल है वो लेस पावरफुल को हटा देगा अपने कंपाउंड से, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इसमें सारे मेटल्स हैं, ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, ठीक है। अभी जो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, लिथियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, पोटेशियम सबसे लोएस्ट रिएक्टिव है, और कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। तो बेसिकली सबसे हाईएस्ट क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है, फिर उससे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और अगर आप नीचे से आए तो गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तभी तो अपन ज्वेलरी बनाते हैं इसकी। फिर प्लेटिनियम की भी ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की भी ज्वेलरी बनती है, फिर मर्क्यूरी की तो क्योंकि लिक्विड है इसकी ज्वेलरी बन नहीं सकती, फिर कॉपर है, इसके यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है, बट फिर भी ये काला हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होती रहती है। हाइड्रोजन है, ये गैस है, लीड है, ठीक है, लेड है, टिन, निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो ऐसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जा रही है। तो सबसे टॉप पे वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और पोटेशियम, कैल्शियम जनरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लिथियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी वजह से अपन क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनी। अब कैसे बनी, देखो ये Fe जो है, Fe यहाँ पर है, कहाँ पर है Fe, इस पूरी रिएक्शन में आयरन का यहाँ पर है Fe, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कहाँ पर है इसमें, तो कॉपर कहाँ है, पहले तो कॉपर को देख लो, कॉपर का Cu, कॉपर ये, ठीक है। अब क्योंकि आयरन, अब अगर अपन सीरीज में ऐसे आ रहे हैं तो आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा,
ठीक है, इस कॉपर को हटा देगा। तो आयरन ने क्या करा, इस कॉपर को इसके कंपाउंड, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में से सिर्फ कॉपर को हटाएगा ये, है ना, और Fe खुद अपनी जगह बैठ जाएगा, इसकी जगह बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4, तो ये इसकी जगह आ गया, दोनों की वैलेंसी 2 2 होती है तो बैलेंस हो गई, एंड CO अलग हो जाएगा, मतलब कॉपर को बाहर निकाल देगा, राइट। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, जहां पर क्या होता है एक्टिविटी 1.9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है बच्चों, कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। अब इस ब्लू कलर को जैसे ही कॉपर सल्फेट है, अब जैसे ही आयरन इसमें आएगा डिस्प्लेस करेगा, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये बेसिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्रीनिश कलर का। तो ये फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीनिश होता है, और जो ग्रीनिश कलर होता है वो Fe के SO4 के कंपाउंड बनाने से होता है, तो फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीनिश कलर का होता है, और CO अलग हो जाता है, राइट। सो द नेल, जो आपकी नेल है, जो आयरन नेल आपने इसमें पुट करी थी, ठीक है, क्योंकि आयरन इज Fe, ठीक है, तो ब्राउनिश इन कलर हो जाती है, ठीक है, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, तो मतलब ये जो Fe है, ये जो जैसे ही इसमें आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होती है, जैसे इसमें रिएक्ट करेंगे तो ये पूरा ब्लू आयरन नेल जो है वो तो ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन जो है वो ग्रीनिश हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, राइट। सो ये रिएक्शंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। और बहुत सारी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक है, अब देखो जिंक और कॉपर है, अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर ये रहा, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, राइट, ये रहा कॉपर, कॉपर को हटा देगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो जिंक जब इसको यहाँ पर आएगा तो कॉपर हट जाएगा, तो ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, इधर जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, बहुत ईजी। नेक्स्ट, अब लेड, Pb मतलब लेड एंड कॉपर, अब लेड और कॉपर आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्शन में कौन ऊपर आ रहा है। लेड कहाँ पर है अपना, लेड ये रहा, ठीक है, कॉपर ये रहा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, राइट। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और CO अलग हो जाएगा, तो CO अलग हो गया, ठीक है। सो जिंक लेड आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, एलिमेंट देन कॉपर, देयरफॉर दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब अगर मैं एक इक्वेशन आपसे ऐसे पूछूं, ऐसे तो आपको आ जाएगा, बट फिर भी मैं एक पूछ लेता हूँ कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर लिखा कॉपर प्लस FeSO4, ठीक है, मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, क्योंकि देखो कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो मतलब यहाँ पर होगी नो रिएक्शन। जैसा आपने बीकर में पढ़ा रहेगा वैसे के वैसा ही रिएक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, उस रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि Fe जो है वो जनरली मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको हटा ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक सिंपल आपको मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो ये रहे, हो सकता है ये जो क्वेश्चंस हैं वो इससे पीछे जो टॉपिक कवर हुए हैं उसके भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, स्टेट द चेंज इन कलर, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर आपको पता करना पड़ेगा, फिर वो अगर सनलाइट होगी तो सिल्वर का जो कलर होता है, क्योंकि क्लोराइड तो उड़ जाएगा, तो सिल्वर का कलर क्या हो जाएगा वो आपको पता लगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन से बच्चे ये करिए, अगर नहीं आता है डू लेट मी नो, क्वेश्चन नंबर लिख देना, पेज नंबर लिखना, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जब कोई ऐसा दो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, और दो कंपाउंड के अंदर जिसके भी आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये बेरियम क्लोराइड, राइट। अब सोडियम सल्फेट के अंदर दो आयंस है, एक तो Na और एक SO4, Na प्लस और SO4-2, ठीक है, और यहाँ पर बेरियम के भी Ba+2 और Cl-2, Cl-1, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो मतलब ये जो है Na वो यहाँ आ जाएगा और जो Ba है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसे ही कंपाउंड रिएक्शन होती है तब इसमें क्या होता है, PPT फॉर्म होता है, एक्सक्यूज मी। तो जब ये कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड आपस में जो इनके आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं थ्रू द बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जब ये एक्सचेंज होते हैं तो बच्चों क्या होता है कि जब ये आयन एक्सचेंज होते हैं तो ये नया कंपाउंड बनाते हैं, बट इस कंपाउंड के बनने के टाइम पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस या येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, यहाँ पर व्हाइट है,
क्योंकि इस इक्वेशन में व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रिएक्शंस, ओके, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। सो ये जो प्रेसिपिटेट है, इस इक्वेशन में क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट है, इसका भी मैं कभी एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा आपको। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये एक वाइट कलर का पीपीटी होता है और इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बोलते हैं ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। अभी इसमें क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी और भी है पॉसिबल, जिसमें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड और ऐसे ही किसी रिएक्शन को दो कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर की पीपीटी फॉर्म होती है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ठीक है, मैं आपको कभी और शेयर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखना भूल गया, ये वही क्वेश्चन था कि इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और एक और किसी कंपाउंड को मिलाते हैं तो येलो पीपीटी फॉर्म होती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं मिले तो डू लेट मी नो, वो क्वेश्चन लिख देना यहाँ पर कमेंट्स में ताकि सबको शेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इजी, आगे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स, ओके, सो ये आती है रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, आप किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, या उसको आप बाहर निकाल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर सपोज मेरे पास Cu है, Cu की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है, या फिर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, Mg लेते हैं। Mg का क्या होती है, वैलेंसी 12 होती है, ये कितना होता है 2 8 2, ठीक है। अब मुझे बताए कि अगर ये 2 8 2 है, ये 12 है, Mg, अगर Mg में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि 2 इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑब्वियसली बात है कि जितने प्रोटॉन थे वो 12 रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ Mg, राइट, इसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और थर्ड शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मैंने बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पर 12 ही थे, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो प्रोटॉन 12 ही होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, +2 का साइन आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना ये बात, क्योंकि कभी कभी ये रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ या रिडॉक्स हुआ या रिड्यूस हुआ, तो इस केस में ये जो रिएक्शन है क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई बच्चों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ईजी है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड करी तो हीट किया इन दोनों को, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। सो व्हेन द कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अ कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही अपन कॉपर को हीट करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कॉपर की सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं कि, क्योंकि देखो अगर बच्चों कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो कुछ तो बनाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए वो उसकी कोटिंग जो उसकी सरफेस है वो ब्लैक हो जाती है, राइट। अब यहाँ पर लिखा है कि इन दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराऊंगा, अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया ऊपर वाले केस में, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड करी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन बेसिकली ये ऊपर आना चाहिए था और ये रिएक्शन यहाँ नीचे आनी चाहिए थी, बट वो ऊपर हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को आप निकाल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है।
और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अभी mg का एग्जाम्पल दिया था मैंने, mg+2, ठीक है, यहाँ पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अगेन क्या बन जाएगा, mg बन जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है. ऐड जब करेंगे तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, राइट. तो ऐसा अगर लिखा हो, अगर इस केस में अगर ऐसा लिखा हो तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, और अगर ऐसा लिखा हो तो ये ऐसा लिखा हो तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. इजी. अब यहाँ पर बच्चों देखो, आपको 2 चीज समझनी है कि अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. तो पहले तो अपन इस एग्जांपल को देख लेते हैं, वापस से शेयर करता हूँ मैं इससे. CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा, मतलब वाटर बन जाएगा. तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो रहा है यहाँ पर. एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थे, यहाँ ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का. तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. अगर ये दोनों काम साथ में होते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. अब देखो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझा रखा है मैंने. ये CO, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, देखो CO था कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर ली तो ऑक्सीडेशन. इजी, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको बस दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल ये रिएक्शन है. तो आई होप ये आपको समझ में आई हो रिडॉक्स रिएक्शन. अब एग्जाम में कैसे पूछी जाती है बेटा, इसके लिए मैं तुमसे और क्वेश्चन शेयर करूंगा. अभी मैंने जितना बताया आप प्लीज इसको ध्यान में रखें, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है. अब आता है कोरोजन, ये मैंने आई थिंक लास्ट में शेयर करें, हाँ यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करें, तो आप प्लीज इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है. चलो अब आते हैं यहाँ पर कोरोजन. कोरोजन क्या होता है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस वेयर द मेटल सरफेस इज अटैक बाय द एयर, मॉइस्चर और एसिड ड्यू टू एसिड रेन. अब बच्चों क्या होता है कि अपन पॉल्यूशन तो बहुत सारा हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे एसिड गैसेस सब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है. तो उससे क्या होता है बच्चों, जब रेनफॉल होती है, जब रेनी सीजन आता है, रेनफॉल होती है, तो फर्स्ट और सेकंड रेन में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आती है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, राइट. और वो एसिड रेन में बच्चों क्या होता है कि उस एसिड रेन की वजह से अपने जो जितने भी आयरन के जैसे गेट्स होते हैं, डोर्स होते हैं, बाहर मेन गेट होता है, उस पर क्या होता है, एक तो एसिड होता है, पानी आ गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, एयर, तो कहीं ना कहीं ये सब आपस में रिएक्ट करते हैं और उस मेटल की सरफेस को अटैक करते हैं, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं. अगर ये आयरन में होता है तो इसको हम रस्टिंग बोलते हैं, अगर ये किसी और मेटल पे होगा तो उसको कोरोजन बोलेंगे. आयरन के लिए स्पेशल नेम है, ठीक है. बट ये क्या करता है, उस मेटल की सरफेस को हार्म करता है. कैसे, उसकी लाइफ स्पैन है, उसकी लाइफ स्पैन को क्या करता है, कम कर देता है. तो उससे क्या होता है, वो मेटल डिटोरिएट होने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने घर में देखा होगा कि कूलर जो होता है वो 2-3 साल यूज करने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसमें पानी यूज होता है बार बार, हवा का रोल है, पीछे से हवा आती है, ठंडा करके आगे भेजते हैं, तो कूलर की लाइफ स्पैन हमेशा 5-6 साल से ज़्यादा होती नहीं, इसलिए प्लास्टिक के बनने लग गए. सिम्फोनी के जो कूलर होते हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ, कंसेप्चुअल उसका पार्ट चेंज कर लिया ताकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए. तो प्लास्टिक यूज करने से क्या हुआ, लाइफ स्पैन बढ़ गई. अगर वो लोहे का होता, एक तो हैवी होता है, दूसरा उसके अंदर जंग लग जाता है, जिसको रस्टिंग बोलते हैं हम, ठीक है. तो इसलिए काफ़ी सारे इसके सब्स्टिट्यूट आने लग गए आजकल, प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ों से आजकल कूलर बनने लगे, राइट. तो चलो उसको पढ़ते हैं आगे. सो एसिड ड्यू टू एसिड अटैक, ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन, वापस से पढ़ लेते हैं. इट इज द प्रोसेस वेयर द मेटल सरफेस अटैक बाय द मॉइस्चर एंड एसिड ड्यू टू एसिड रेन, ड्यू टू विच अ मेटल कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेबल फॉर्म, ठीक है. अब एसिड बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन होती है, तो मेटल क्या होता है, एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, या मेटल सल्फाइड फॉर्म कर लेता है, या मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है. उससे वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है. अब वो स्टेबल तो होता है बट उसकी लाइफ स्पैन कम हो रही है, उसकी डिटोरिएशन पावर ज्यादा हो गई, ठीक है. तो मतलब वो जल्दी खराब होने लग जाएगा. सो इट डिटोरिएट्स एंड कोरोड्स द मटेरियल बाय वीकनिंग इट्स स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस में भी खराब कर देता है वो, ठीक है, डल हो जाता है थोड़ा, और ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी खराब हो जाती है.
तो यहाँ देख सकते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, देखो ब्लैक कोटिंग ऐसे हो जाती है तो उसकी शाइनिंग थोड़ी कम हो जाती है, आप देखो इसमें शाइनिंग थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जो ओरिजिनल होता है, जो रस्ट हुआ नहीं होता है या कोरोड नहीं होता है, तो उसकी शाइनिंग और इसमें शाइनिंग में बहुत फर्क है, ठीक है। उसके बाद आता है रस्टिंग। अब जो रस्टिंग है, ठीक है, ये आयरन में होती है, राइट। तो रस्टिंग क्या होता है, व्हेन आयरन और अलॉय, आयरन अलॉय, ठीक है। अलॉय मतलब होता है कि आयरन के साथ आप किसी और मटेरियल को यूज करके किसी रेशियो में आप उसको अलॉय बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलॉय होते हैं, ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज होता है, और क्या होता है, ब्रास होता है, ठीक है। तो ये सब अलॉय जो होते हैं बेसिकली ये इसलिए बनते हैं ताकि जो अकेला आयरन होता है वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है। तो अगर उसके अलॉय बना देंगे तो उसकी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, अपीयरेंस अच्छी हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अलॉय यूज करते हैं। तो ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन आए थे, किससे, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रास और ब्रॉन्ज किन दो मटेरियल एलिमेंट्स को यूज करके बनता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चेक करते हैं किसको आता है। ये काफी कॉम्पिटिशन यूपीएससी और काफी बैंक्स बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ जीके आती है वहां पर पूछा, जनरल साइंस के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आ सकते हैं, बट ये इसका आंसर दिएगा कमेंट में, ठीक है। सो व्हेन द आयरन और द अलॉय of iron react with a moist air present in the atmosphere, they form a reddish brown layer of iron oxide. तो जो रेडिश ब्राउन लेयर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप फोटो में देख रहे हो रेडिश ब्राउन लेयर, ठीक है, ये जो लेयर है ये क्या है, फेरस ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड है, इसको रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज सीवियर डैमेज टू द आयरन सब्सटेंस, ठीक है, एंड द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। सो अगर आयरन कोरोड होगा तो उसको रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल नेम है इसके लिए। अब लास्ट दो टॉपिक बचे हैं बच्चों, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, जैसे अपनी जो लेज और जितने भी चिप्स आती है, कुरकुरे आते हैं, इन सब के अंदर एक हवा भरी होती है, ठीक है बच्चों, वो हवा होती है नाइट्रोजन। अगर जो भी चीज ऑयल से बनती है, जिसको ऑयल में हम फ्राई करके बनाते हैं, उसको हम ऐसे ही ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या होता है, सिल मार जाएंगे, मतलब सिलन मार जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनका जो फ्रेशनेस है वो कम हो जाएगी, और वो फैट्स और ऑयल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, जिससे वो खोदने लग जाएंगे, डिटोरिएट, ठीक है, खराब होने लग जाएंगे। उसको हम ज़्यादा टाइम या लॉन्ग रन में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियाज फॉर्म हो जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है, वो खराब होने लग जाता है, ठीक है, डिकम्पोजर्स पर अटैक कर देते हैं। तो इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन हवा भरते हैं, और उसको हवा भरने के बाद उसको सील पैक कर देते हैं ताकि हवा वो बाहर ना निकले। अगर वो हवा बाहर निकली, इसलिए बोलते हैं ना कि लेज और जो पैकेट्स होते हैं वो लीक नहीं होना चाहिए, अगर लीक होगा तो वो रेंसिड है मतलब खराब है, उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उनका जो स्मेल है और उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, सही बात है। एंड दिस प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप अच्छी नहीं लगी तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन दे एक्सपोज टू द एयर, लाइट, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूसिंग शॉर्ट चेन एंड फ्री फैटी एसिड इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। ये थोड़ी हाई लेवल डेफिनेशन है, अगर आपको ये पसंद आए तो ये भी सही है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उनको ऐड करते हैं हम ताकि फूड के पार्टिकल्स में क्या हो, ताकि ये रेंसिड ना हो, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये रेंसिड हो गया, ये पूरी बहुत सारे स्पॉट्स देख पा रहे हो, ठीक है, फंगस भी लग गई है इस पर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब एक चीज़ और मैं जो आपको बताना भूल गया कि जो कोरोजन है या रस्टिंग है, इसमें हम क्या होता है बच्चों, हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, हम ऑयल पेंट करके, ठीक है, इसकी आयरन की सरफेस को हम कवर कर दो, या फिर गैल्वनाइज कर सकते हो आप, ठीक है। आयरन के जो सरफेस है उसको क्रोमियम और आयरन की लेयर या आयरन के ऊपर क्रोमियम और किसी और एलिमेंट्स, 2-3 एलिमेंट होते हैं, उनकी लेयर को लगा के हम क्या करते हैं, उसको सरफेस को हाइड कर देते हैं, आयरन सरफेस को, तो अटैक नहीं कर पाते हैं एयर और वाटर, ये क्या होता है, अटैक नहीं कर पाते। और क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है ताकि हवा आयरन से टच नहीं होती, तो ग्रीसिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जैसे आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको बताया था मैंने। रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सी रिएक्शन होगी,
ठीक है। रस्टिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन, इज इट अ सीरियस प्रॉब्लम, ये आपको बताना है। तो ये प्रैक्टिस करोगे बच्चों, काफ़ी अच्छा रहेगा। बोर्ड में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए लिख के दे दिए, ठीक है। बैलेंसिंग जरूर करिएगा, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए बच्चों, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वैसे ही ऐसे बांटूँ ताकि लोगों के पास जाए और आप सब इससे हेल्प ले सको, राइट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है दूसरे चैप्टर का, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।